नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। कल हम हिंदी दिवस मनाएंगे और हिंदी दिवस मनाने को लेकर अलग-अलग राय है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसे बुरा मानते हैं। यहाँ पर मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारत को नाम दिलाने पहचान दिलाने वाले व्यंग्यकार हरिशंकर जी परसाई की बात याद आती है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मजबूत का दिवस कभी नहीं मनाया जाता है, हमेशा कमज़ोर का दिवस मनाया जाता है। जैसे थानेदार का दिवस नहीं मनाया जाता है, एसपी कलेक्टर का दिवस नहीं मनाया जाता है, मजदूर का दिवस मनाया जाता है। ऐसे में हिंदी दिवस मनाने को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये आप तय कर लीजिए। बस मुझे तो खाली इतना भर बताना है कि हम जिस अंग्रेजी के दास आज बने हुए हैं, मानसिक गुलाम बने हुए हैं, उस अंग्रेजी को इंग्लैंड में स्थापित होने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था, वो अविश्वसनीय कहानी आपको सुनाने की मेरी इच्छा है। आज थोड़ा-सा उसके लिए वक़्त दे दीजिए और इस कहानी का कुछ हिस्सा मुझे पढ़ के सुनाना पड़ेगा, इसलिए मेरी नज़र आपसे हो सकता है नज़र से नज़र मिलाए बिना आपसे मुझे बात करनी पड़े। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और मैं अपने यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। संभव हो ठीक लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये शायद विश्वास नहीं होगा कि जो लड़ाई आज हिंदी के लिए लड़ रहे हैं, वही लड़ाई किसी ज़माने में अंग्रेजी के लिए इंग्लैंड में लड़ी गई थी। वहाँ पर अंग्रेजी को गँवारों, जाहिलों, मज़दूरों, फूहड़ों, असभ्यों की भाषा माना जाता था और अभिजात्य वर्ग अंग्रेजी बोलने में खुद को अपमानित अनुभव करता था, उससे बड़ा संकोच हुआ करता था, शान के खिलाफ समझा जाता था और ये स्थिति थी। लेकिन जब अंग्रेजी के पक्ष में अंग्रेजी प्रेमियों ने, अपने मातृभाषा प्रेमियों ने आंदोलन चलाया तो 1362 में इंस्टीट्यूट ऑफ प्लीडिंग एक्ट पारित हुआ और अदालतों में अंग्रेजी की अनुमति मिल गई, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड फ्रांस का उपनिवेश था और फ्रेंच वहाँ की आधिकारिक भाषा थी, राजभाषा थी और सारा कामकाज वहाँ पे फ्रेंच में हुआ करता था। लेकिन इस एक्ट के पारित होने के बाद अंग्रेजी को अनुमति तो मिल गई, लेकिन फ्रेंच के समर्थकों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, अपना कट्टरपना नहीं छोड़ा और उन्होंने फ्रेंच के पक्ष में, फ्रेंच को बनाए रखने के लिए और अंग्रेजी को खारिज करने के लिए अलग अलग उन्होंने तर्क देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 कारण बताए, बड़े रोचक कारण हैं। पहला तो ये था कि फ्रेंच आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संचार का माध्यम है। हम अंग्रेजी के पक्ष में आज यही तर्क देते हैं जो वहाँ पर फ्रेंच के पक्ष में अंग्रेजी के विरोधी तर्क दिया करते थे। दूसरा उनका तर्क था कि कला, विज्ञान और वाणिज्य, विधि और प्रशासन की मानक पुस्तकें केवल फ्रेंच में उपलब्ध हैं, दूसरे विषय, दूसरी भाषा उपलब्ध नहीं है। और तीसरा बड़ा रोचक था कि इंग्लैंड के प्रेमी युगल, प्रेमी प्रेमिका आपस में अपने प्रेम की अभिव्यक्ति अंग्रेजी में कैसे करेंगे, वो तो फ्रेंच में कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी प्रेम की भाषा नहीं है, अंग्रेजी प्रेम की भाषा तो फ्रेंच में है। लेकिन अंग्रेजी प्रेमी, मातृभाषा प्रेमी इस बात से नहीं डरे। उन्होंने कहा कि मान लिया, उन्होंने कहा हम मानते हैं कि फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य नगण्य, तुच्छ और है, लेकिन जैसी भी है अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है। और उन्होंने पूछा कि क्या हम अपनी माँ का तिरस्कार केवल इसलिए कर दें कि दूसरों की माताएं अधिक सुंदर और संपन्न हैं। और उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा और 17वीं शताब्दी के आरंभ होते होते उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया कि अब इंग्लैंड का सारा कामकाज अंग्रेजी में ही किया जाएगा। लेकिन ये तय कर लेना, इसके बाद की स्थिति आसान नहीं थी। इसके बाद मुश्किल शुरू हुई अंग्रेजी शब्दावली की, क्योंकि अंग्रेजी के कुल 2 शब्द ही वहाँ पर शुद्ध अंग्रेजी के थे, किंग और क्वीन। बाकी अंग्रेजी के कोई शब्द वहाँ पर शब्दकोश में नहीं थे। तो इसका रास्ता निकाला उन्होंने कि जो शब्द जैसे चलन में हैं फ्रेंच के, उन्हें अंग्रेजी का मानकर उन्हें अंग्रेजी का स्वीकार कर लिया जाए और अंग्रेजी के रूप में उन्हें स्वीकार करके उनको वापरना शुरू किया जाए। और ये कहते ही ये उनकी सारी मुश्किल आसान हो गई। और जो शब्द प्रमुख रूप से स्वीकार किए गए, जैसे प्रशासन के क्षेत्र में वो प्रमुख शब्द थे गवर्नमेंट, क्राउन, स्टेट, एम्पायर, रॉयल, पार्लियामेंट, असेंबली, इंस्टीट्यूट, प्रिंस, ड्यूक, मिनिस्टर, मैडम आदि आदि शब्द, ये जिसे हम अंग्रेजी के मानते हैं, ये फ्रेंच के थे और अंग्रेजी शब्दकोश में जैसे तैसे लिए गए। इसी तरह से कोर्ट की तो लगभग पूरी शब्दावली फ्रेंच की थी। जस्टिस,
क्राइम, बार, एडवोकेट, जज, पिटिशन, कंप्लेंट, सम्मन, वारंट जैसे शब्द और रोजमर्रा के काम में आने वाले ड्रेस, फैशन, कॉलर, बटन, डिनर, फिश, टोस्ट, बिस्किट, क्रीम, शुगर, ऑरेंज ऐसे तमाम शब्द फ्रेंच से लिए गए। अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार फ्रेंच से 10,000 शब्द उस वक्त लिए गए और बाद में जैसे लेते ये इन शब्दों की संख्या 50,000 से भी अधिक हो गई। और अंत में जब फ्रेंच को अंग्रेजी शब्द मान लिया जाने पर थोड़ी सी क्लिष्टता उपस्थित हुई, तो सन 1755 में डॉक्टर जॉनसन ने अंग्रेजी भाषा के प्रामाणिक शब्दकोश में इन 50,000 शब्दों का समावेश कर इन पर अंग्रेजी शब्द होने का ठप्पा लगा दिया गया। और इसी के साथ 12वीं शताब्दी में अंग्रेजी प्रेमियों ने अपनी मातृभाषा को अपने देश में स्थापित करने की जो लड़ाई शुरू की थी, वो 19वीं शताब्दी में जाकर ये लड़ाई पूरी हुई और इंग्लैंड में अंग्रेजी को मातृभाषा का आधिकारिक दर्जा का राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। ऐसे में अब आप सोच लिए, हिंदी के लिए लड़ाई यदि हमें लड़नी है तो हम लोग आजकल अंग्रेजों की नकल करने में बड़े माहिर हैं। हम मान के चलते हैं कि अंग्रेजी ही हमारा उद्धार करेगी। तो चलिए, हिंदी के लिए हम कम से कम वही मातृभाषा प्रेम दिखाएं जो किसी ज़माने में अंग्रेजों ने दिखाया था। हिंदी को यदि महारानी बनाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके इसके साथ महारानी जैसा व्यवहार कीजिए। हिंदी को अधिकाधिक उपयोग में लीजिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो, राजनीतिक और भाषिक विविधताओं कारण इस देश में हिंदी को सरकारी स्तर पर राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाएगा। यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं तो ये जिम्मेदारी हिंदी वालों को निभानी पड़ेगी और उन्हें हिंदी को उसका स्थान दिलाना पड़ेगा। हम पे तय करता है कि हम पूत हैं या सपूत हैं या कपूत हैं। कैसे पूत हैं? क्योंकि माँ तो माँ रहती है, और माँ महारानी बने या दासी बने ये तय करने वाले उसके बेटे होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को कैसा कितना स्वीकार करते हैं, कैसे इसे निभाते हैं, यही हमारी परीक्षा की घड़ी है। हिंदी के लिए यदि हम कुछ कर सकते हैं तो अंग्रेजी के लिए अंग्रेजों ने जो कुछ किया था लगभग वैसा ही कुछ करने की कोशिश करते हुए हम हिंदी को उसकी जगह दिलाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।